यूपीपीसीएस 2025 का मेंस का पहला पेपर सामान्य हिंदी की डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में करी गई है। पूरा सॉल्यूशन पूरा आंसर की दिया गया है। मेंस हिंदी 150 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का होता है। इसकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी हर बार हम कराते हैं, पूरा बैच चलाते हैं। हिंदी का 1,500 रुपये का होता है वो। उसमें एग्जैक्ट सिलेबस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके सिलेक्शन मटेरियल देते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोज स्मार्ट क्लासेस RMM ने खुद रिकॉर्ड किया हुआ है, प्लस उसमें पूरा डाउट क्लियरेंस हिंदी का देते हैं। प्लस जो है हिंदी की पूरी प्रैक्टिस भी करवाते हैं, 10 टेस्ट सीरीज देते हैं, उसका मॉडल आंसर, चेकिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, पूरी तरह एक एक चीज़ पूरा साल प्रैक्टिस करवाई है हमने। और 2000 आगे के भी मतलब ग्रुप चल रहे हैं, 26-27 के भी ग्रुप चल रहे हैं, और भी लगातार हर साल चलाते हैं, पिछले 10 साल से चला रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र जो कि अभी अभी संपन्न हुआ है कुछ देर पहले, आप में से कुछ अभ्यर्थी इसे देकर निकले हुए हैं और कुछ लोगों की भविष्य में देने की योजना है, इच्छा है। तो ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी वीडियो है। अब जिन लोगों ने अभी इस प्रश्न पत्र को लिखा है, इस प्रश्न पत्र का हल प्रस्तुत किया है, तो उनके लिए आगे अभी और सारे पेपर हैं। अभी निबंध का है दूसरी पाली में, उसके बाद फिर GS के पेपर है। तो पहले उन्हें निपटा लीजिए, फिर इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा। और जिनकी योजना 2026 में PCS की परीक्षा देने की है, या 2027 या आगे के जितने भी PCS के एग्जाम आने वाले हैं उनमें आप भाग लेना चाहते हैं, तो आप इसे तत्काल देख डालिएगा, इसे स्किप मत करिएगा। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए उपयोगी है। जो एनालिसिस दी जाती है उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि हम एक आंसर की जारी कर दें। ये तो मशीन की तरह से हो जाएगा कि हमने एक पैराग्राफ देखा, हमने विलोम शब्द देखे, हमने वाक्यांश देखा और हमने उत्तर पेश कर दिया। ये तो मशीन कर सकती है ना। आजकल AI का ज़माना है। हम यहाँ पर स्ट्रेटजी के साथ बात करते हैं। हम ये चर्चा करते हैं कि किसी भी प्रश्न के लिए आपकी सही रणनीति क्या होनी चाहिए, सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, साथ में समाधान भी दिया जाता है। तो आइए एक विस्तृत चर्चा के साथ इसे आगे बढ़ाते हैं और आशा है कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। तो निर्देश वही समान है, समय भी वही 3 घंटे का है। कोई ज़्यादा समय आपको पहले से नहीं मिल गया है, ऐसा नहीं कि 3.5 घंटे का टाइम दिया गया है ना। वही पुराना समय 3 घंटा पर्याप्त होता है वैसे, अगर आप इसका समुचित उपयोग करने में सफल होते हैं तो। और अधिकतम पूर्णांक 150 का होता है। इसमें 100 से ज़्यादा आपको हर हाल में स्कोर करना चाहिए ताकि आप रेस में बने रहें। निर्देश वही, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न वैसे भी आपको छोड़ने नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रश्न कोई भी छोड़कर आते हैं, छोटा सा भी प्रश्न अगर आप स्किप करते हैं, तो आप बाकी अभ्यर्थियों से पीछे छूटते जाते हैं। मेंस प्रश्न छोड़कर आने का एग्जाम नहीं होता है, यहाँ पर रिस्क नहीं है। आप लिखिए, जितना आपको समझ में आ रहा है, जितनी आपकी बुद्धि दौड़ रही है, उतना लिख कर आइए। ये मत सोचिए कि थोड़ा 19-20 हो रहा है, वैसी मेरी जैसी अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन थी, वैसा नहीं हो पा रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, हम हाथ ही नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नुकसान होना नहीं है आपको, सिर्फ आप फायदे में रहेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल रहेगा सब कुछ। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न छोड़कर कहीं भी नहीं आना है, चाहे GS का प्रश्न हो या फिर सामान्य हिंदी अथवा निबंध में भी। आपको ऐसा नहीं करना है कि मान लीजिए कोई भी शीर्षक नहीं काम कर रहा है आपके दिमाग में, उससे संबंधित विचार नहीं आ रहे हैं, तो आप पूरा का पूरा छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। लिखेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। मुख्य परीक्षा में यही मूल मंत्र होता है। फिलहाल इस प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ हमेशा कही जाती है, भाई कहीं नाम या रोल नंबर इत्यादि मत लिखिएगा, क्योंकि ये गलती अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ प्रश्न पत्र का पैटर्न आप जानते ही हैं। आयोग आपको 2 अपठित गद्यांश देता है, एक नहीं देगा, 2 देगा। जबकि समीक्षा अधिकारी का जब मेंस होता है तो उसमें कन्वेंशनल हिंदी, परंपरागत हिंदी के प्रश्न पत्र में सिर्फ 1 अपठित गद्यांश होता है, लेकिन यहाँ पर 2-2 अपठित गद्यांश होते हैं और नाम रखा गया है सामान्य हिंदी। अब बताइए सामान्य कौन है और असामान्य कौन है? है ना। तो आइए इस गद्यांश को देखते हैं। और एक चीज़ और है, अपठित गद्यांश में कुछ लोग देखते ही उनकी बाछें खिल जाती हैं, सोचते हैं कि बस ये पैराग्राफ है, इसी के अंदर उत्तर छिपा हुआ है। तो बात तो सही है कि उत्तर उसी पैराग्राफ के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन आपके सामने नहीं होता है, नज़रों से ओझल होता है। आपको गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा खंगालना होता है, बार बार पढ़ना होता है, 3 से 4 बार। 3 से 4 बार आपको पढ़ना चाहिए, चाहे आप एकदम पढ़ने में निपुण क्यों ना हो, सिद्धहस्त क्यों ना हो, तब भी आपको ये काम करना चाहिए। तभी आप गद्यांश की मूल भावना, मूल आत्मा को समझ पाएंगे, वह विचार पकड़ पाएंगे जिसे कि लेखक ने सबसे पहले सोचा था और उसी के आधार पर इस पैराग्राफ को लिखा था। ठीक है। लेकिन अपठित गद्यांश की एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये सभी के लिए अनजान होता है। चाहे कितना भी पुराना कैंडिडेट हो, कितना भी नया नौसिखिया हो, सभी के लिए ये हमेशा समान रहता है, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट ने इसे इससे पहले कभी देखा नहीं होता है। तो इस मामले में सभी बराबरी पर होते हैं। बस आपको ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिना पढ़े इस महासागर में नहीं कूदना, यानी कि प्रश्न हल करने लगे। तो यहाँ देखिए, कहा गया कि भारतीय समाज की शक्ति का स्रोत, ठीक है, भारतीय समाज की शक्ति का स्रोत उसका पारिवारिक जीवन है, परिवार। अनेक परिवर्तनों के बीच में परिवार की यह दृढ़ शक्ति बारंबार उभरती हुई दिखाई पड़ी है। परिवार की शक्ति का, हम तो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मान लेते हैं, परिवार मान लेते हैं। तो परिवार हमारे लिए सबसे ऊपर की चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। परिवार की शक्ति का विघटन किसी भी प्रकार के समाज के लिए हितकारी, कम से कम भारतीय समाज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हितकारी नहीं हो सकता, है ना। तो भारतीय परिवार सामाजिक जीवन के क्षेत्र में मूल्यवान प्रयोग है और इसे सब तरह से आगे बढ़ाना, पल्लवित करना, पुष्पित करना आवश्यक है। आज के संक्रांति काल में परिवार के संगठन को और भी सुसंस्कृत करना आवश्यक है। कुल संस्कृति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामायण।
ठीक है, रामचरितमानस या रामायण जो आप दोनों ग्रंथों में से ले लीजिए, भगवान राम की ही गाथा है दोनों, है ना। अलग अलग ढंग से कही गई है लेकिन कथा तो एक ही है और पात्र वही है। तो आप परिवार का उससे श्रेष्ठ नमूना और कहाँ देखेंगे। परिवार और उस परिवार के जो उच्च आदर्श होते हैं, वैसे आदर्श तो आज के परिवारों में देखना असंभव है, उस समय के परिवारों में भी नहीं थे, कुछ यदा कदा परिवारों में हुआ करते थे। और इक्ष्वाकुवंशी वह परिवार जो भगवान राम का था वो उनमें से एक था। तो रामायण इसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैसे भारतीय संस्कृति, यहाँ देखें, जैसे भारतीय संस्कृति का प्रतीक कुल है, कुल यानी परिवार, वैसे ही भारतीय साहित्य की विशिष्ट कृति है रामायण। रामायण अर्थात संस्कृत में लिखा गया महर्षि वाल्मीकि के द्वारा कृत जो रामायण है उसकी बात हो रही है। धर्म तत्व परिवार के प्रत्येक सदस्य के समक्ष कर्तव्य का संदेश लाता है। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, मतलब जितने भी संबंध परिवार में होते हैं उन सभी की चर्चा, यहाँ तक कि जाति बंधु को भी उसमें जोड़ दिया गया है। मतलब जो भाई पट्टीदार होते हैं, जिनका परिवार से नाता होता है, वे सब कर्तव्य के ऋण से बंधे होते हैं। परिवार में हर सदस्य का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वही उन्हें बांधे रखती है। और कर्तव्य निर्वहन के पीछे जो जीवनी शक्ति काम करती है, जो प्रेरणा शक्ति काम करती है, वो उनका मोह होता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह और लगाव होता है। भले ही उसमें स्वार्थ भी निहित होता है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम निस्वार्थ प्रेम होता है। यहाँ तक कि माता पिता का प्रेम भी जो पुत्र पुत्री के प्रति होता है वो 100% निस्वार्थ नहीं होता है। स्वार्थ की मात्रा बाकी संबंधों से काफ़ी कम होती है उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत स्वार्थ तो उसमें भी होता है ना। तो वो स्वार्थ की जो थोड़ी बहुत मिलावट होती है वो मायने नहीं रखती है। असली चीज़ होती है कि सब कर्तव्यों के माध्यम से एक दूसरे से बंधे होते हैं। कि बेटे के प्रति बाप का ये फर्ज है, बाप का बेटे का बाप के प्रति ये फर्ज है, माँ बेटी का ये संबंध है, बेटी को माँ के लिए ये करना चाहिए, माँ को बेटी को ये संस्कार देने चाहिए। या जो दादा दादी है उनका अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, या बुजुर्गों के प्रति जो नौजवान है उनका क्या कर्तव्य है। तो कर्तव्यों का आपस में एक जाल जैसा बिना होता है, और वो इस कदर लोगों को जकड़ कर रखता है, बांध कर रखता है कि परिवार बिखरते नहीं है। अब आज के समय में बिखर रहे हैं, इसका मतलब है कि मोह भंग हो रहा है और लोग कर्तव्य भूलते जा रहे हैं, कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। कर्तव्य भावना का दूसरा नाम है यज्ञीय भावना। अब ये यज्ञीय भावना क्या होती है तो कहा गया, आगे उसी की व्याख्या की गई है। गद्यांश में ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि उससे बाहर जाकर आपको कुछ ढूंढना है। अब ये डिक्शनरी में आप शब्द ढूंढने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। शब्द अगर कठिन दिया है तो उसकी व्याख्या भी आगे प्रस्तुत होती है। तो जहां व्यक्ति दूसरे के लिए स्वार्थ और सुख का समर्पण करता है उस जीवन को स्वर्ग कहते हैं। महान ग्रंथ जो, मतलब यज्ञ क्या होता है, यज्ञ में आहुतियां डाली जाती हैं। यज्ञ का मतलब वही नहीं होता कि हम हवन कुंड प्रज्वलित करके और 4-5 दाढ़ी वाले ऋषि जो है वो बैठ गए और उसमें आहुति दे रहे। यज्ञ वही नहीं होता। यज्ञ का मतलब होता है कर्तव्य निर्वहन, धर्म का पालन। ठीक, मतलब आप सत्य के राह पर चल रहे हैं, आप अन्याय का परिष्कार कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक यज्ञ कर रहे हैं। आप शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए निकले हुए हैं। जितने अनपढ़ लोग हैं, जितने ऐसे लोग हैं जो कि दाम दे के पढ़ाई नहीं अपनी कर सकते हैं, तो उनको आप निःशुल्क भाव से पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक शिक्षा रूपी यज्ञ है। दान रूपी यज्ञ होता है, आप दान दे रहे हैं। दानवीर हैं जैसे कर्ण, वो क्या करते थे, दान रूपी यज्ञ करते थे। सूर्य को अर्घ देते थे, उसके बाद सुबह सुबह गंगा तट पे पूरी लाइन लग जाती थी मांगने वालों की, और वो जो याचक होते थे हाथ फैलाते थे, कर्ण को पता होता था इन्हें क्या चाहिए, वो देते जाते थे, तो वो यज्ञ होता था। अन्न का आप दान कर रहे हैं, आप भंडारा चला रहे हैं, तो वो भी एक तरह का यज्ञ है। तो यज्ञ का मतलब ये मत समझिएगा कि आहुति दे रहे हैं और जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो रही है तो ही यज्ञ हो रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरे के लिए अपने स्वार्थ और सुख का समर्पण करना वही यज्ञ है। बलिदान करना, अपनी जितनी भौतिक इच्छाएं हैं और भौतिक सुख हैं उनका एक दूसरे के लिए बलिदान करना, ये है यज्ञीय भावना। और ऐसा जीवन अगर हो तो उसको स्वर्ग कहा जाएगा, निश्चित तौर पर कहा जाएगा। हमारे महान ग्रंथ जो आदर्श सिखाते हैं उसमें यह भावना निहित होती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई। आगे ये पैराग्राफ आपको बताता है कि परिवार के प्रेममय वातावरण में सब सदस्य अपने कर्तव्यों को पहचान कर उसका पालन करते हैं। दूसरों से छीन झपट कर अपने लिए कुछ प्राप्त करने की बात वो मन में नहीं लाते हैं। हालांकि परिवार में ये भावना भी होती है, लेकिन एक आदर्श परिवार ऐसा नहीं होता है, वहाँ छीनने झपटने की भावना नहीं होती है। लेकिन ये अवगुण आपको हर परिवार में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन दिख जाएगा। जैसे अब रामायण का यहाँ पर आदर्श लिया गया है, लेकिन रामायण में आप देखिए छीनने झपटने की भावना कुछ स्थानों पर तो दिखती ही है ना। लेकिन उसकी एवज में जो त्याग का भाव है वो ज़्यादा प्रबल दिखाया गया है। कैकेयी के लोभ के आगे, कैकेयी के मोह के आगे, ईर्ष्या के आगे भगवान राम की जो उदारता है, भगवान राम का जो त्याग है वो भारी पड़ जाता है। तो परिवार इसी प्रकार से बनता है, वहाँ पर एक दूसरे से छीनने का भाव नहीं होता, और जहाँ छीनने की भावना प्रकट होती है वहाँ विघटन होता है, वहाँ वनवास होते हैं, वहाँ असमय अकाल मृत्यु होती है। जैसे महाराज दशरथ की हुई थी, भगवान राम को वन जाना पड़ा था, मतलब परिवार बिखर गया। कहाँ तो राज्याभिषेक होना था, अयोध्या पूरी सजी धजी थी, सबके मन में आशाएं उमड़ घुमड़ रही थी, लेकिन एकदम से मातम मच गया, मतलब शोकाकुल हो गए सब लोग। तो वो जो विघटन है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि परिवार जब एक दूसरे से छीनने के लिए परिवार के सदस्य आमादा हो जाते हैं। तो पारिवारिक जीवन का यही रस है। जहाँ एक व्यक्ति दूसरे की सहायता और सेवा करने की बात सोचता है वही आदर्श स्थिति स्वर्ग होती है। इसके विपरीत हम प्रत्येक वस्तु को स्वार्थ की निगाह से देखें, और हाँ इसको बहुत ध्यान से जरूर देखिएगा, स्वार्थ की निगाह से मत देखिए, लेकिन हाँ नंबर आपको इसी से मिलेगा, ये अंडरलाइन किया हुआ है। मतलब ये है कि इसकी व्याख्या आपको करनी है। हाँ, तो इसमें कहा जा रहा है कि सहायता और सेवा की बात सोचता है वही आदर्श स्थिति स्वर्ग होती है।
और अगर स्वार्थ के लिहाज से देखेगा, स्वार्थ की दृष्टि से देखेगा, तो अधिकार की बात कहकर केवल पाने की इच्छा रखेगा और आचरण से उसके संघर्ष और विरोध का भाव उत्पन्न होगा ही, मतलब तनाव की स्थिति ऐसे ही उत्पन्न होती है। ठीक है, थोड़ा ही सही, लेकिन तनाव का जो भाव है वो यहीं से निकल कर आता है। तो स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है उसकी भी व्याख्या यहीं पर कर दी गई। स्वार्थ जहाँ है वहाँ नर्क है। स्वार्थ अगर प्रबल है तो वो दारुण नर्क है, और अगर स्वार्थ की भावना कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो वह स्थिति स्वर्ग में परिवर्तित होती जा रही है। और परिवार में दोनों ही दृष्टिकोण आपको देखने के लिए, या दोनों ही नज़ारे ये कह लीजिए कि देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो फिलहाल इसका आशय आपको लिखना है। आशय बताने वाला जो ट्रेंड है ना, ये पिछले साल से चल रहा है, तो ठीक है आशय बताते हैं। 5 ही नंबर का है तो बहुत विस्तार मत दीजिएगा, लेकिन मान लीजिए कि यही आशय आपको थोड़ा 10-15 नंबर का आ जाए, जैसे व्याख्या दी गई 20 नंबर, इस हिसाब से अगर उस रेंज में दे दिया गया तो थोड़ा विस्तार दे दीजिएगा। आशय व्याख्या जितना बड़ा नहीं होता है, लेकिन हाँ भावार्थ जितना या सारांश जितना या संक्षेपण जितना छोटा भी नहीं होता है। तो आशय में आप यही लिख सकते हैं भाई कि परिवार समाज की शक्ति का, मतलब मूल रूप से यहाँ भारतीय समाज की बात की गई है, तो आप कुछ यूँ लिखिए कि भारतीय समाज की शक्ति का मूल आधार उसका पारिवारिक जीवन है, और परिवार में प्रेम, कर्तव्य और त्याग की भावना से ही समाज मजबूत बनता है। इसका मतलब क्या है कि परिवार जब कमजोर होता है तो समाज भी कमजोर हो जाता है, इसका सीधा मतलब। आगे रामायण का उत्कृष्ट उदाहरण लिया गया है, तो आप उसका उल्लेख अवश्य कीजिएगा। आप कहिए कि भारतीय संस्कृति में रामायण जैसे ग्रंथ परिवार और कर्तव्य के आदर्श प्रस्तुत करते हैं। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कर्तव्यों से जुड़े होते हैं, और इन्हीं कर्तव्यों का पालन करने से सेवा, त्याग और प्रेम की भावना विकसित होती है। जहाँ लोग एक दूसरे की त्याग और सेवा एक दूसरे के प्रति त्याग का भाव और सेवा का भाव रखते हैं, वहाँ पर जीवन स्वर्ग के समान बन जाता है। और जहाँ पर स्वार्थ और अधिकार की भावना प्रबल होती है, वहाँ पर संघर्ष और अशांति उत्पन्न होती है। इसका मतलब है क्या, वहाँ पर नर्क की स्थिति आ जाती है। वह परिवार नर्क से बदतर हो जाता है, बल्कि और बुरा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यही इसका आशय है, इसका जो मूल मंतव्य है वो आपको प्रकट करना है। सारांश गद्यांश का मूल अर्थ होता है, मूल भावना होती है। आशय का मतलब होता है कि उसके निहित अर्थ को थोड़ा हम फैला कर लिखें, लेकिन ये भावार्थ जैसा गौण विचारों को समाहित करने वाला पैराग्राफ नहीं होता है। मूल विचार इसमें भी होते हैं, थोड़े से विस्तृत होते हैं। अब यहाँ पूछा गया कि कर्तव्य भावना क्यों उपयोगी होती है। ये भी 5 नंबर का है, तो बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं। तो क्यों उपयोगी होती है? पहली चीज़ तो यह है कि जब कर्तव्य भावना लोगों के अंदर रहेगी तो लोग अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन करेंगे। तो दायित्व पालन के लिए यह प्रेरित करती है लोगों को, पहली चीज़। इससे परिवार में प्रेम, सहयोग और सामंजस्य बढ़ता है। दूसरों की सेवा और त्याग की भावना बढ़ती है। ये सब होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। समाज में शांति और संतुलन भी ऐसे ही बनता है। स्वार्थ की भावना कम, जहाँ कर्तव्य बोध आपका प्रबल होगा वहाँ स्वार्थ की भावना कम होती जाएगी, और यही व्यक्ति को आदर्श जीवन की ओर ले जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो रेखांकित पंक्ति दी हुई है बड़ी सी, उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि जहाँ व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति दूसरे की सहायता और सेवा करने की बात सोचता है, और एक दूसरे के लिए त्याग की भावना रखता है। ठीक है, यहाँ पर यही एक रेखांकित पंक्ति है ना। हाँ ठीक है, और अधिकार की बात कहकर केवल पाने की इच्छा रखता है, तो इससे आचरण में संघर्ष और विरोध पैदा होता है। तो बात वही है कि व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को त्याग करके अगर भलाई का काम दूसरों के लिए करता है तो जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, और वही जो श्रेष्ठ और सुखद जीवन है वह न सिर्फ एक व्यक्ति का बनेगा। आप ये सोचते हैं कि भाई कर्तव्य पालन कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका जीवन स्वर्ग के समान बन जाएगा। भाई जिनके लिए वो कर्तव्य पालन कर रहा है, जिनके प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, वो भी तो उससे सुखी होंगे। जैसे आप एक आदर्श पुत्र या पुत्री हैं, आप अपने माता पिता और अपने परिवार के प्रति जितने आपके दायित्व हैं उनका ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं। आप ये सोचकर नहीं कर रहे हैं कि बदले में आपको कुछ मिलेगा। आपको ये मालूम है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता ने आपके प्रति दायित्व निभाया, अब आपका समय आ गया है। तो आप बिना कुछ पाने की इच्छा रखे लगातार अपने जो आपका वास्तविक दायित्व है, धर्म है, उसमें जुटे हुए हैं। तो इसका परिणाम सिर्फ यह नहीं होगा कि आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, आपका जीवन बेहतर होगा। आपका जीवन तो बेहतर निसंदेह होगा, आपके साथ साथ आपके परिवारजनों की भी जिंदगी, आपके परिवारजनों का भी जो जीवन स्तर है वो बेहतर होगा। खुशहाल माहौल पैदा होगा। और ऐसे ही सारे परिवार, जितने भारतीय परिवार हैं, जितने संसार में परिवार हैं, उनके अंदर यही भावना अगर आ जाए तो सारे परिवार खुशहाल, संस्कृति खुशहाल, सभ्यता खुशहाल, मनुष्य खुशहाल, है ना, क्लेश ही मिट जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ कही गई। लेकिन उसके विपरीत जो स्थिति दिखाई गई है उसमें कहा गया कि जब कर्तव्य का स्थान स्वार्थ ले लेता है, जब त्याग की भावना के स्थान पर अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बलवती हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ देंगे, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा की बलि या उसकी कसौटी पर अपने संबंधों की बलि चढ़ाने का जब जुनून आदमी में सवार हो जाता है, उसे ये नहीं दिखाई देता है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के आगे कि उसके परिवारजनों का, उसके जो स्वजन है, उनका हित हो रहा है या अहित हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर विघटन शुरू हो जाता है, विनाश शुरू हो जाता है। यानी सिर्फ अपने हित का चिंतन जब मनुष्य करने लगता है तो वो विनाश की स्थिति होती है। ऐसे करके आप व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या थोड़ी सी विस्तृत करिएगा, ये 20 नंबर की है, तो भाई नंबर ही सिर्फ नहीं, बात यह है कि व्याख्या का मूल स्वभाव होता है विस्तार। तो अगर आप विस्तार नहीं देते हैं, विस्तृत नहीं करते हैं, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, अच्छे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अगला पैराग्राफ कहता है कि गरीबी हमारा मानसिक रोग है।
यदि आप इस रोग से पीड़ित हैं तो आप इस रोग के शिकार हैं और ऐसे में आपको मानसिक भाव बदलने की आवश्यकता है। दुख, दरिद्र और लाचारी के विचार मन में लाने के स्थान पर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य, स्वाधीनता, आनंद के विचारों को अपने मानस क्षेत्र में प्रकाशित करिए। मानस क्षेत्र यानी मन का जो आपके प्रांगण है उसमें प्रकाशित करिए, लाइए। फिर यह देखकर आश्चर्य न होगा कि आपकी उन्नति कितने जोरों पर है। यानी आप मन से गरीब होते हैं तो आप वास्तव में गरीब हो जाते हैं, कहने का मतलब ये। और अगर आप मन से राजा हैं तो एक न एक दिन उन्नति, एक न एक दिन समृद्धि भी आपके पास आती है। हमें विजय की सफलता, माफ कीजिएगा, विजय और सफलता पूर्णतया मन की वैज्ञानिक प्रक्रिया से प्राप्त होती है। जो मनुष्य समृद्धशाली और सौभाग्यशाली होता है उसे यह अखंड विश्वास होता है कि वह समृद्धशाली और सौभाग्यशाली हो रहा है। उसे अपनी कमाने की योग्यता पर विश्वास होता है। वह अपने समय को गरीबी की बातों और विचारों में नहीं गंवाता, दरिद्रता से लड़खड़ाता हुआ नहीं चलता है। वह अपनी शक्ति को उस वस्तु की ओर मोड़ता है जिसके लिए कोशिश कर रहा है और उसी की प्राप्ति में विश्वास और दृढ़ निश्चय रखता है। देश में ऐसे गरीब लोग हैं जो कि अपनी गरीबी से अर्ध संतुष्ट हो गए हैं। उन्होंने अब उसके विकराल पंजों से निकलने का प्रयास ही छोड़ दिया है। अब वे चाहे कितना भी कठिन परिश्रम कर लें, उन्होंने अपनी आशा खो दी है, स्वाधीनता प्राप्त करने की उमंग खो दी। मतलब ये पैराग्राफ असल में आपको ये बता रहा है कि गरीबी मानसिक होती है, भौतिक नहीं होती। भौतिक गरीबी अगर आपके चारों ओर है भी, मान लीजिए कि आप पैसे के मोहताज हैं, आपका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ है, लेकिन आप मन से गरीब नहीं हैं, आप अपने आप को गरीब नहीं मानते हैं। ठीक है, अभाव है संसाधनों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब हैं, आप निर्धन है नहीं। आपके मन में ये आशा गोते लगा रही है, आपके मन में ये उत्साह का संचार हो रहा है कि अभी पैसे की कमी है, अभी संसाधनों की कमी है, लेकिन मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे मेरा भविष्य बेहतर होगा, निश्चित तौर पर बेहतर होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये सकारात्मक विचार आपके दिमाग में घूम रहा है तो आप बिल्कुल भी गरीब नहीं है। भाई पैसे की गरीबी तो होती है, ये सब जो दार्शनिक विचार हैं वो एक तरफ और पैसे की तंगी एक तरफ। पैसे की तंगी किसी को भी हो सकती है, मन से वो चाहे जितना ही बहादुर क्यों ना। और एक समय ऐसा भी आता है कि पैसे का अभाव बहुत बड़े बड़े सूरमाओं को, बड़े बड़े जो आत्मबल वाले लोग हैं उनको भी त्रस्त कर देता है। लेकिन उस त्रास के बीच में भी वो संघर्ष करते हैं और एकदम से अपने आप को गिरने नहीं देते। हताशा उनको भी होती है। एक समय आता है जब पैसे के लिए एकदम किल्लत उनके पास होती है, एकदम एक एक पाई के लिए मोहताज होते हैं, तो उन्हें भी हताशा चारों ओर से। स्वामी विवेकानंद, मतलब दार्शनिक विचार उनके चाहे जितने ही उच्च कोटि के क्यों न हो, लेकिन पैसे का अभाव उन्हें और पारिवारिक जिम्मेदारियां इस कदर तोड़ रही थी कि उनका मनोबल, उच्च मनोबल वाले व्यक्ति थे। मतलब ऐसा वैसा आत्मविश्वास नहीं था, प्रचंड आत्मविश्वास था, लेकिन उसके बावजूद वह आत्मविश्वास भी डगमगाने लगा। लेकिन उसके उन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य पर अपनी निगाह को गड़ाए रखा, तो आज समय उन्हें जानता है ना। तो वही चीज़ आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है। मन से अगर आप गरीब हो गए तो आप अगर भौतिक रूप में गरीब नहीं भी हैं, मतलब थोड़े बहुत संसाधनों की कमी है, एकदम कंगाल नहीं भी हैं, तो आप मन से एकदम ही ठन गोपाल हो जाएंगे, है ना। तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अब बताइए, यहाँ पर देखिए कहा गया कि उचित शीर्षक क्या होगा। तो शीर्षक यही है कि गरीबी एक मानसिक अवस्था है। तो गरीबी एक मानसिक अवस्था, या फिर सकारात्मक सोच का प्रभाव, या गरीबी और सकारात्मक सोच, ऐसे बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं। शीर्षक देखिए एक ही पैराग्राफ के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब एकाधिक शीर्षक हो सकते हैं, लेकिन लिखना वहां पर आपको एक ही होता है। एक शीर्षक का चुनाव करिएगा जो आपको सर्वथा उपयुक्त लगता है। अब पूछा गया कि गरीबी से अर्ध संतुष्ट होने का आशय क्या है, यानी आशय बताने वाला प्रश्न यहां भी आ गया। तो गरीबी से अर्ध संतुष्ट होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपनी गरीबी की स्थिति को ही स्वीकार लेता है और उससे बाहर निकलने का प्रयास ही छोड़ देता है। न तो वह उन्नति की आशा रखता है और न ही जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करता है। ठीक है, मतलब प्रयास करना ही छोड़ देता है, और ये स्थिति सबसे ज़्यादा घातक होती है। ये एक प्रकार से मानसिक रूप से हार मान लेना होता है, और मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी उठकर खड़ा नहीं हो सकता। ये हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए अब इसका संक्षेपण कर लेते हैं। तो संक्षेपण में हमें क्या करना होता है, गद्यांश की जितनी फर्जी बातें हैं, यानी ऐसी बातें जो कि सिर्फ बात बढ़ाने का काम कर रही हैं, ऐसे वाक्य जो सिर्फ जगह घेरे हुए हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं। जो अनावश्यक रूप से लंबे वाक्य हैं उन्हें छोटा कर देते हैं, उसमें से काट छाट कर देते हैं, या उसे संक्षिप्त करके वाक्यांश हेतु एक शब्द या और जो प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से उसका आकार छोटा कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, गद्यांश आपका सिकुड़ जाता है। मूल भावना वही होती है, बातें वही रहती हैं, गद्यांश का अर्थ नहीं बदलता। गद्यांश की आत्मा से हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे होते, लेकिन उसे हम काट छाट कर और सजीला और सुव्यवस्थित बना रहे होते हैं, रीअरेंजमेंट उसका कर रहे होते हैं। वही प्रक्रिया होती है संक्षेपण। और संक्षेपण में 1/3 2/3 आयोग आपसे भले ही कहता है, लेकिन आप शब्द मत गिनिएगा। ये नहीं कि 2/3 कितना होता है परसेंटेज निकालने लगे। आप 3 से 4 लाइन का संक्षेपण लिखिए। आदर्श आकार होता है मैक्सिमम 5 लाइन, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए इन पैराग्राफों के लिहाज से। इससे ज़्यादा काम की बातें होती भी नहीं। ठीक है, तो संक्षेपण इसका क्या कीजिएगा, संक्षेपण इसका कर लीजिए कि गरीबी को अगर लेखक एक मानसिक रोग बताता है तो इसका छुटकारा, मतलब इससे छुटकारा पाने के लिए निश्चित तौर पर मनोवृत्ति को बदलना आवश्यक। व्यक्ति को दुख और अभाव के विचारों के स्थान पर सुख, समृद्धि और आत्मविश्वास के विचार अपनाने चाहिए। सफलता उसी को मिलती है जिसे अपनी क्षमता पर विश्वास होता है, और जो सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करता है उसी को सफलता प्राप्त होती है। कहने का मतलब, इसके विपरीत जो लोग प्रयास नहीं करते वे अपनी उन्नति की संभावनाओं को स्वयं ही समाप्त कर देते हैं। मतलब उनके भाग्य में अगर गरीबी नहीं भी लिखी है तो भी अंकित हो जाती है। यही इसमें कहने का उद्देश्य है।
तो हमने संक्षेपण किया। इसके लिए आपको 20 अंक निर्धारित किए गए थे। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 20 अंक के लिए व्याख्या को खूब फैलाइए, तो 20 अंक के लिए संक्षेपण को भी खूब फैलाइए, 1.5 पन्ना लिखिए। यहाँ ये नहीं मतलब है कि नंबर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा लिखेंगे, जैसी जिस प्रश्न की डिमांड है उसके हिसाब से लिखेंगे। व्याख्या है तो विस्तार करेंगे, संक्षेपण है, सारांश है तो छोटा लिखेंगे। अब आइए पत्र लेखन की ओर चलते हैं। तो पत्र लेखन में 2 बड़े ही अच्छे पत्र थे। एक तो आपका अर्ध सरकारी पत्र था, डेमी ऑफिशियल लेटर, और दूसरा अधिसूचना थी। तो इन्हें हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है देखिए, अभी पत्रों को भी देखेंगे। कहा गया कि सचिव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संयुक्त सचिव नीति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किए जाने वाले एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप प्रस्तुत करिए, जिसमें आयात नीति निर्धारण विषयक सूचनाएं शीघ्र भेजने का संदर्भ दिया गया हो। आयात नीति का निर्धारण करने वाली जो संबंधित सूचनाएं हैं उसका प्रचार प्रसार, उसके प्रसारण के लिए ये वार्तालाप है। वार्तालाप किसके बीच में है? सचिव स्तर के 2 अधिकारियों के बीच में है। एक तो सचिव भारत सरकार के हैं और दूसरे जो है मंत्रालय, इसमें आप देखेंगे एक तो संयुक्त सचिव है और दूसरे सचिव हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के, और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव हैं। 2 समान स्तर के या समान रैंक के अधिकारियों के बीच में ये एक अनौपचारिक वार्तालाप का पत्र का प्रारूप होता है। तो यहाँ भले ही प्रारूप बनाने के लिए कहा गया है, आप देख रहे हैं ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन ड्राफ्ट बनाने का मतलब अब यहाँ ये नहीं है कि आप खाली छोड़ देंगे, पूरा ऐसे खाली ढांचा बनाकर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। यहाँ विषय दिया है ना, तो विषय दिया है, इसका मतलब है कि आपको लिखना पड़ेगा। ये पत्र आपको लिखवाने के लिए आयोग ने दिया हुआ है, मतलब प्रश्न दिया है, इसमें सिर्फ ढांचा बनाने से बात नहीं बनेगी। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे लिखना है। अच्छा, दूसरा प्रश्न भी देख लीजिए यहाँ पर, तब दोनों को इकट्ठे वहां देखेंगे। यहाँ देखें ख वाला है तीसरे का, सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की जाने वाली अधिसूचना, जिसमें कि गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा मार्ग में अस्थायी थाना सृजित करने की, मतलब एक वहां पर थाना स्थापित बीच में किया जाएगा, कानूनी जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए, तो उसको सृजित की जाने की सूचना जारी की गई। ठीक है, यही 2 प्रश्न आपके पत्र वाले थे। तो आइए पत्र की ओर चलते हैं। तो ये है आपका अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र संख्या आप कुछ भी डाल लीजिए, काल्पनिक, क्योंकि ये कल्पना आधारित होता है। भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली से ये पत्र प्रेषित किया गया है। आप चाहें तो इस चीज को इधर भी लिख सकते हैं, दाहिनी ओर, और आमतौर पर आप देखते हैं कि ये दाहिनी ओर ही होता है। ठीक, तो सचिव जो है यहाँ पर भारत सरकार वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के, उन्होंने इसे प्रेषित किया है। ठीक, तो आप इधर सचिव की मुहर बना सकते हैं, और दाहिनी ओर ये चीज जो भारत सरकार उद्योग मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली है, और पत्र संख्या, इसको आप दाहिनी ओर डाल सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ये अरेंजमेंट आप कर सकते हैं चाहे तो। ठीक, डेमी ऑफिशियल लेटर में होता क्या है कि आमतौर पर ये जो शीर्ष भाग होता है, ऊपर का ये जो मास्ट हेड कहा जाता है, शिखर, ये छपा हुआ होता है। नीचे का जो मटेरियल होता है उसको बाद में टाइप किया जाता है अपनी आवश्यकता अनुसार। तो ऊपर का जैसा छप जाता है वैसा छप जाता है। तो कभी कभी ये बाईं ओर भी दिख जाता है, लेकिन परंपरा यही कहती है कि इसको दाहिनी ओर होना चाहिए या फिर बीच में होना चाहिए। अगर बीच में कोई मुहर नहीं है तो इसे दाहिनी ओर बीच में लिखा जा सकता है, और बीच में अगर कोई मुहर है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का आप लिखते हैं तो बीच में प्रदेश की मुहर बना देते हैं, तो इसको दाहिनी ओर शिफ्ट कर देते हैं। तो दोनों तरफ लिखा जा सकता है। फिर आपने दिनांक डाला, दिनांक के लिए आप चाहें तो ब्लैंक स्पेस छोड़ सकते हैं, यहाँ कोई काल्पनिक तारीख डाल दीजिएगा। प्रिय श्री महोदय, प्रिय महोदय, जो आप डालना चाहें। संबोधन कैसा होता है? आत्मीय होता है, औपचारिकता इसमें नहीं होती है, अनौपचारिक शैली। विषय नहीं होता है, विषय आमतौर पर नहीं होता है। आयात नीति के पुनर्निर्धारण के संबंध में सूचित करना है कि वर्तमान वैश्विक व्यापारिक परिस्थितियों में देश की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई आयात नीति तैयार की जा रही है। अब तैयार की जा रही है, बात तो अच्छी है, लेकिन इस हेतु आवश्यक है कि आपके विभाग से संबंधित अद्यतन आंकड़े, जो अपडेटेड डाटा है, विश्लेषण, प्रवृत्तियां और सुझाव, ये सब शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। अब चाहा गया होता तो इसको सरकारी लेटर के रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये व्यक्तिगत आग्रह है। एक व्यक्ति दूसरे से आग्रह कर रहा है कि भाई इसको जल्दी करवा दो, जैसे अंदर से सोर्स लगाया जाता है ना, तो ये डेमी ऑफिशियल क्या होता है, एक फ्रेंडली अनुरोध जैसा होता है कि आप ये काम जल्दी करवा दीजिए। तो यहाँ शीघ्र आवश्यकता है, इसलिए आंकड़ा, विश्लेषण, प्रवृत्तियां, सुझाव जो है उसको शीघ्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि नीति निर्माण की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण की जा सके। और इसी एवज में आपसे अनुरोध है कि उक्त सूचनाएं यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें। सादर, और सादर के बाद जिस व्यक्ति ने भेजा हुआ है पत्र को, सचिव महोदय जो है मंत्रालय के, उनके हस्ताक्षर यहाँ दाहिनी ओर हमेशा की तरह होंगे, जैसा कि बाकी पत्रों में आप करते हैं। और उसके बाद जिसे भेजा जा रहा है उसका आता पता थोड़ा सा 1 लाइन का स्पेस देकर बाईं ओर एकदम कोने में नीचे लिखा जाता है। ये जिसको भेजा गया है, जो प्रेषिती है, उसका यहाँ एड्रेस कौन है? संयुक्त सचिव, नीति वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। यहाँ चाहे तो आप अ ब स इनका नाम भी डाल सकते हैं, काल्पनिक, मतलब किसी का नाम नहीं लिखेंगे, अ ब स क ख ग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा अर्ध सरकारी पत्र था, जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे। इसके बाद अधिसूचना को भी देख लेते हैं। गोवर्धन मार्ग में एक थाना स्थापित किया जा रहा है, उसी के संबंध में प्रदेश सरकार की गृह विभाग की अधिसूचना है। तो प्रदेश सरकार का गृह विभाग यानी लखनऊ से ये जारी होगी। तो लखनऊ से ये जारी हुई है, सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ ऐसे आप ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि अधिसूचनाएं आमतौर पर प्रादेशिक या फिर केंद्रीय गजट में ही प्रकाशित होती। तो ये चीज़ आप ऊपर गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित या फिर अंक संख्या भी आप डाल सकते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि गजट का जो रेगुलर एडिशन है वो जारी हो गया होता है,
तो अभी हाल में ही गजट निकला हुआ है और उसके बाद फिर आप उसके तत्काल बाद कोई अधिसूचना जारी करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडिशन गजट का जारी करना पड़ता है, तो उसको आप ऊपर डाल दीजिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार गृह विभाग लखनऊ, दिनांक अपना यहाँ काल्पनिक और अधिसूचना हेडिंग। ये अधिसूचना की जो संख्या है इसको आप चाहे तो यहाँ नीचे दाहिनी ओर लिखिए और नहीं तो ऊपर ही लिख दीजिए, ठीक है। गजट में प्रकाशनार्थ अधिसूचना संख्या यहाँ भी आप डाल सकते हैं, ये ऊपर भी हो सकती है, दाहिनी ओर यहाँ कोने में भी हो सकती है, लेकिन कभी भी इसको बाईं ओर मत लिखिएगा, लेफ्ट साइड में मत लिखिएगा। तो कहा गया कि प्रदेश सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया। अधिसूचना कैसी होती है? तटस्थ होती है, सूचना देने का भाव होता है, उसमें मैं तुम हमारा तुम्हारा जैसा कुछ नहीं होता है और न कोई उतार चढ़ाव, आदेश देने का भाव, कोई वसूली करने का भाव, कुछ नहीं, सिर्फ सूचना जारी की जाती है कि ये काम किया जा रहा है। तो प्रदेश सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु जनपद मथुरा स्थित, भाई गोवर्धन पर्वत वाला जो मार्ग है वो किधर होगा? मथुरा में होगा। तो वहां के परिक्रमा पथ पर एक अस्थायी थाना स्थापित किया जाए। थाना विशेष रूप से तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई हेतु काम करेगा। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। और आदेशानुसार किसके? तो ये सचिव महोदय हैं गृह विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के, ठीक है। इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ये आपकी अधिसूचना हो गई। चाहे तो आप इसकी जो प्रतिलिपियों के लिए कि मुद्रणालय में भेजी गई प्रति है, अखबारों के लिए सुरक्षित की गई प्रति है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर चाहें तो प्रतिलिपि के रूप में रख सकते हैं। नहीं भी रखेंगे तो इतना पूर्ण हो गया, इतना में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते। इसके बाद आपका विलोम शब्द आता है पत्र लेखन के उपरांत। 10 विलोम 10 नंबर। अभिमुख शब्द दिया था, विमुख इसका हो जाएगा, प्रतिमुख भी हो सकता है अभिमुख का। अभिमुख मतलब सामने की ओर मुंह किए हुए, विमुख मतलब मुंह फेरे हुए। अत्यंत का अत्यल्प भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर अभ्यंतर दिया हुआ है, ठीक है। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? तो अभ्यंतर का अंदरूनी अर्थ होता है, अंदर की ओर आंतरिक जो चीज़ है उसको अभ्यंतर कहा जाता है, तो उसके लिए बाह्य हो जाएगा, ठीक है, बाह्य हो जाएगा। नागर यानी जो नगर से संबंधित है तो उसका ग्राम्य, ग्रामीण, ठीक है। अनागर भी लिख सकते हैं, लेकिन अ उपसर्ग लगाने की आवश्यकता क्या है जब ग्रामीण शब्द आपके पास उपलब्ध है? प्रकट का आप जानते ही हैं, अप्रकट या गुप्त दोनों हो सकता है। लघिमा का गरिमा हो जाएगा, दोनों सिद्धियां होती हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, उसमें से लघिमा भी एक है, छोटा होने की सिद्धि, अपने शरीर को छोटे आकार में ढाल लेने की सिद्धि। इसके बाद है उद्धत, है ना, उद्धत लिखा हुआ है। उद्धत मतलब उजड्ढ, मनबड़, तो इसका हो जाएगा विनीत यानी विनम्र। पैना का भोथरा होता है, पैना मतलब तेज, कहते हैं ये चाकू पैना है, धारदार, ठीक। तो उसका उल्टा क्या होगा? जिसमें कोई धार ना हो, बिल्कुल मोटा, तो उसको भोथरा कहा जाता है। अच्छा शब्द है। इसके बाद आप देख रहे हैं अनुग्रह। अनुग्रह का क्या होगा? अनादर भी हो सकता है, प्रतिकार भी हो सकता है। अगर एकाधिक शब्द आपको विलोम के रूप में समझ में आ रहे हैं तो आप दोनों को लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा विकल्प चुनने वाला तो है नहीं। लिखने के लिए आपके पास पूरी कॉपी है और पेन है आपकी, तो आप लिख दीजिए, दोनों को लिख दीजिए, कोई हर्ज नहीं। घात का क्या हो जाएगा? घात का रक्षा हो जाएगा, ठीक है। प्रतिघात भी लिख सकते हैं, लेकिन वार पर दूसरा वार, उससे अच्छा है कि आप रक्षा लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर विलोम होगा। स्थावर का जंगम होता ही है, आप जानते हैं, तो विलोम बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे, प्रचलित शब्द ही थे, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। इसके बाद नंबर आया उपसर्ग प्रत्यय का। तो सबसे पहले है उपसर्ग, संकेत। संकेत में क्या उपसर्ग है पहचानिए। इसमें केत मूल शब्द है, संकेत में केत मूल शब्द है, सम उपसर्ग है। वैसे ही अन्याय में अ उपसर्ग है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर अन्वय शब्द दिया हुआ है, यहाँ पर अन्वय शब्द दिया हुआ है, तो अन्वय का जरा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें अनु उपसर्ग है, उपसर्ग जो है वो अनु है। तो आप ये बताइए कि इसमें मूल शब्द क्या है? अन्वय में अनु उपसर्ग हो गया, मूल शब्द इसका अय होता है। आप कहेंगे वय होता होगा, नहीं, अय होता है। कैसे? अनु में अय जोड़ेंगे तो बनेगा अन्वय। अनु मतलब होता है पीछे या समान, है ना, और अय का मतलब होता है गति या चलना। तो अब इसमें यण संधि का इस्तेमाल हुआ है, और यण संधि का जब प्रयोग हुआ है तो उसमें उ और अ मिलके व बन जाते हैं, और इसी प्रकार से बनता है अन्वय, ठीक है। अय जो है वो वय में परिवर्तित हो जाता है, तो अनु उपसर्ग है और अय जो है वो मूल शब्द है। अतीत का बताइए, अतीत का क्या होगा? अतीत में कौन सा उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है, जरा जल्दी बताइए। तो इसमें अति उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, अतीत में अति उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, और इत जो है ये मूल शब्द है। स्वयं में स्व उपसर्ग है, आप जानते ही हैं। अच्छा, आबाल वृद्ध में आबाल शब्द पूरा जो है उसको उपसर्ग आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे तो आ जो है वो उपसर्ग है, बाल भी उपसर्ग है, और जो कि वृद्ध के साथ लगा हुआ है। आबाल वृद्ध यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक, है ना। तो इसमें आ भी उपसर्ग है और बाल भी उपसर्ग है। जैसे पर्यावरण शब्द में आप देखते हैं कि वहां भी दो दो उपसर्ग काम करते हैं, वैसे ही यहाँ भी दो उपसर्गों का आपस में मेल होकर एक संयुक्त उपसर्ग बना है, जो कि वृद्ध शब्द से पहले लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद उपसर्ग के बाद यहाँ प्रत्यय को भी देख लीजिए। आदरणीय लिखा हुआ है, इसमें तो साफ दिख रहा है अनीय प्रत्यय है, ठीक है। आदर में अनीय जोड़ा गया है। दृष्ट लिखा है, दृश्य और आधा क और त, ठीक है। आधा क में त जोड़ेंगे तो त बनेगा। तो ये जो है ये द्रि के साथ लगा हुआ, दृश्य के साथ लगा हुआ, दृश्य के साथ लगा हुआ, एक मिनट, यहाँ आप देख रहे हैं दृश्य जो शब्द है इसके साथ लगा हुआ ये
तो यहाँ पर आपने देखा कि दृश्य शब्द के साथ, दृश्य जो है इसमें मूल शब्द है और उसके साथ क और त, ये आधा क और त जो है ये जुड़ता है, तो दोनों मिलाकर दृष्ट हो जाता है। इस हिसाब से इसमें जो उपसर्ग और प्रत्यय है उसको देखा जाता है। संधि के नियम काम करते हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उठान को देख लीजिए, उठ में आन जुड़ा हुआ है, पुजारी का आप जानते ही है। वैसे ही श्रद्धालु को देख लीजिए, श्रद्धा में आलू जोड़ेंगे, ठीक है, श्रद्धा में आलू शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा श्रद्धालु। अब वाक्यांश हेतु एक शब्द कहा गया जिसका कोई शत्रु उत्पन्न नहीं हुआ है, अजात शत्रु हो जाएगा, जन्म से ही कोई शत्रु नहीं है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या कहा जाता है बताइए? उपत्यका, अधिक्यता, आप कीजिएगा अधित्यका और पठार, ये तीन चीजें आप पढ़ते हैं, तो इन तीनों में से यहाँ पर क्या होगा, ये आपके लिए प्रश्न है, बताएं। पहाड़ जो ऊंचा शिखर युक्त ऊंचा स्थान होता है, ठीक, और पठार के लिए, पठार का मतलब क्या होता है? सामान्य जो समतल भूमि है उससे ऊंची जगह होती है, लेकिन उसका जो शीर्ष है वो पहाड़ की तरह नुकीला और मोड़दार नहीं होता है, बल्कि चपटा समतल होता है, ऊपर समतल जमीन पाई जाती है। तो यहाँ पर पहाड़ के ऊपर की समभूमि की बात की जा रही है, तो इसका पठार होगा या फिर अधित्यका और उपत्यका में से कुछ होगा। इसके बाद देखिए, पैर से लेकर सिर तक यानी आपाद मस्तक, जैसे आबाल वृद्ध को आपने देखा था वैसे ही पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक। अगर नख से लेकर शिख तक कहा गया होता या नाखून से लेकर शिखा तक तो नख शिख कहा जाता, लेकिन यहाँ पर पैर और सिर की बात की जा रही है, तो आपाद मस्तक। रात को नहीं दिखाई देने वाला रोग रतौंधी होता है, ठीक है, रात्रि अंधता भी कहा जाता है, लेकिन रतौंधी उसका प्रचलित नाम। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला प्रतिनिधि भी होता है कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां पर भेजा था, मतलब खुद नहीं गए, हमारा प्रतिनिधि दूत वहां पर गया था, या फिर स्थानापन्न भी कहा जा सकता है। दोनों शब्द आप लिख सकते हैं, एक से ज्यादा शब्द अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो लिखने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, इसके बाद वर्तनी शुद्धि है, फिर वाक्य शुद्धि है। सृष्टा शब्द लिखा है, आप जानते ही हैं, सृष्टा होता है, ठीक है, सृष्टा होता है। सृष्टा कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से, सृष्टा। इसके बाद महात्म्य होता है, यहाँ पर आ की मात्रा हो जाएगी और त जो है वो कैसा रहेगा? आधा रहेगा। विशंभर कैसे लिखा जाता है? विशंभर में विश्वंभर होता है, मतलब इस प्रकार से आप लिखिए, ठीक है, विश्वंभर, इस तरीके से। इसके बाद अंतर्धान, अंतर्धान को आप देखेंगे ये ठीक लिखा हुआ है, अंतर्धान शब्द जो है ये गलत नहीं है, सही लिखा हुआ है। वांग्मय को कैसे लिखा जाएगा? तो वांग्मय जो है ये आप देख रहे हैं, इसको किस प्रकार से लिखेंगे? ये जब अंग्या यहाँ पर लग गया है और ये पहचान रहे हैं क्या है? ये जो वर्ण लिखा हुआ है ये क ख ग घ अंग्या, क वर्ग का 5वां वर्ण है। तो ऐसी स्थिति में इसके नीचे ऐसे हलंत लगा देंगे तो उसके बाद फिर हमें ग लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ग का उच्चारण अपने आप आ जाएगा। वांग, अंग, अंग शब्द जो है वो इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वांग और इसके बाद हम मय लिख देंगे, तो इसमें से ग हटा दीजिए, बाकी वांगमय में कुछ इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, वांगमय, ठीक है, ऐसे ग नहीं रहेगा। इसके बाद अब आगे चलते हैं, यहाँ वाक्य शुद्धि को देख लेते हैं। मैं उसे सब कुछ समझा लूंगा, कैसे लिखा जाएगा? मैं उसे सब समझा दूंगा, समझा लूंगा मतलब आप खुद ही समझ रहे हैं, लेना मतलब आप किसी से ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दूसरे को समझा रहे हैं, यानी देने का भाव है। तो मैं उसे सब समझा दूंगा, कुछ नहीं, सब समझा दूंगा। सच बोलना उसकी आदत है, सदा सच बोलना, जब आदत में आ ही गया है तो वो हमेशा सच बोलेगा, ये जाहिर बात है, तो सदा शब्द लिखने की उसमें आवश्यकता ही नहीं है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, सच बोलना उसकी आदत है या आदत थी, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आदत था कोई शब्द नहीं होता है। भोजन को स्वादिष्ट होना चाहिए, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए। तुम्हारा हृदय वज्र है, पत्थर है, तुम्हारा हृदय वज्र है या वज्र के समान है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तुम्हारा हृदय वज्र है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। वह विलाप करके रोने लगा, ये तो घिसा हुआ वाक्य आयोग ने दिया था, वह विलाप करने लगा, ठीक है, विलाप का मतलब ही होता है फूट फूट कर रोना। इसके बाद अब आती है मुहावरे और लोकोक्तियों की पारी। 30 नंबर का ये होता है, बहुत बड़ी बढ़त आप हासिल कर सकते हैं अगर आप इन्हें ठीक प्रकार से करते हैं। तो पहला है पगड़ी बदलना, पगड़ी उतारना या पगड़ी उछालना तो आपने पढ़ा है, लेकिन पगड़ी बदलने का मतलब क्या होता है? भाईचारा स्थापित करना, मतलब एक दूसरे को पगड़ी पहना रहे हैं, तो ये कौन करेगा? ये संबंधी या घनिष्ठ मित्र ही करेंगे। तो आपस में घनिष्ठ मित्रता या फिर भाईचारा स्थापित करने से इसका ताल्लुक होता है, ठीक है। गांव के 2 परिवारों ने पगड़ी बदलकर अपनी दुश्मनी को खत्म कर दिया। बुलबुल पालना, कभी आपने बुलबुल पाला है? बुलबुल बोलता तो बहुत मीठा है और बुलबुलों की लड़ाई भी आपने सुनी होगी, लड़ाते हैं आपस में, लेकिन ये बड़ा नाजुक पक्षी होता है, ठीक, इसे बड़ी देख रेख की आवश्यकता होती है। अगर आप इसे पाल रहे हैं, पिंजरे में रख रहे हैं, तो बहुत ही कोमलता के साथ इसका पालन पोषण करना होता है। तो बहुत लाड़ प्यार से पालन करना या बहुत नाजुक तरीके से पालना पोसना इसका तात्पर्य है। तो इसको आप वाक्य प्रयोग कर दीजिए, बेटे को इतना बुलबुल की तरह से पाला कि वह जिम्मेदार नहीं बन पाया, है ना। काले तिल चबाना यानी बहुत कष्ट उठाना, कठिनाइयों में जीवन बिताना, तो उसने जीवन में काले तिल चबाकर सफलता पाई है, ऐसे मतलब खाने को कुछ नहीं था। जुए को कंधे से उतारना यानी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, बैल ने जुआ जो है मतलब जो उसके कंधे पे रखा हुआ लकड़ी का पाटा था उसको हटाया, इसका मतलब है कि अब खेत जोतने का काम उसका खत्म हो चुका है। तो वही बात यहाँ जिम्मेदारी से उतरने की, उबरने की भी होती है। जुए को कंधे से उतारना यानी जिम्मेदारी से मुक्त होना। उसी प्रकार से कंबल ओढ़कर लूटना यानी छिपकर भलाई का दिखावा कर रहे हैं और ठग रहे हैं ऊपर से। अशर्फी लुटे और कोयले पर मुहर, ये तो पुराना वाला है, तो 1000 बार आपने पढ़ा होगा, है ना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, ये भी आप जानते हैं। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, दूसरे के सहारे इतराना।
9 की लकड़ी 90 का खर्च, है ना, ये भी आप जानते हैं। दाल भात में मूसल चंद, ये वाला भी आप भली भांति परिचित है इससे। ठीक, तो इसमें मुहावरे लोकोक्ति कुछ खास गड़बड़ नहीं थे, सारे ही ठीक थे। कुछ जो है वो थोड़े अलग, जैसे काले तिल चबाना और बुलबुल पालना, ये थोड़ा सा अलग दिया था। अदरवाइज सभी चीज़ें वही हैं जो कि आपने पढ़ी हुई हैं। तो यह हिंदी के पेपर की विस्तृत व्याख्या है। आशा है कि इससे आप भरपूर लाभ उठाने में सक्षम हो पाएंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।